श्रीमद् भागवत गीता में एक बात लिखी है कि किसी गलत इंसान को मारना पाप नहीं है, इसलिए कुछ चीजें गलत होकर भी गलत नहीं होती। अब जरा सोचिए एक ऐसे मुजरिम के बारे में जो अपने बेहद खौफनाक कामों को सही ठहराने के लिए गीता का सहारा ले रहा हो। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने अपनी 40 साल की उम्र तक आते आते 40 लोगों की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी। मतलब एक आम इंसान जहां खून देखकर घबरा जाए, ये शख्स उसी कमरे में बैठकर आराम से खाना खाता था जहां उसने किसी को मौत के घाट उतारा हो। और जब पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ा ना, तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, एकदम शांत। तो चलिए सीधे इस पड़ताल में उतरते हैं। आज हम दिल्ली पुलिस और एक बेहद खूंखार शिकारी के बीच चले उस रोंगटे खड़े कर देने वाले चूहे बिल्ली के खेल के बीचों बीच चलेंगे, जिसने पूरी राजधानी की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी सिर्फ एक आम अपराध की नहीं है, ये एक ऐसी हताश पुलिस फोर्स और एक ढीठ कातिल की टक्कर है जिसे सिस्टम का कोई खौफ था ही नहीं। पहला पड़ाव, एक खौफनाक चुनौती। बात है 20 अक्टूबर 2006 की। दिल्ली की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक एक अनजान कॉल आती है। फोन पर एक शख्स बड़ी ही ठंडे दिमाग से कहता है कि जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक टोकरी में एक लाश रखी है। पुलिस जब तुरंत वहां पहुंचती है तो सच में वहां एक टोकरी मिलती है, लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर का नजारा दिल दहलाने वाला था। उसमें एक इंसान का धड़ था जिसका सर गायब था, और सबसे अजीब बात, उस टोकरी के ठीक नीचे एक चिट्ठी दबी हुई थी। उस कातिल का दुस्साहस तो देखिए। उस चिट्ठी में उसने सीधे तौर पर पूरी कानून व्यवस्था को ललकारा था, उन्हें गालियां दी थी। अगर उस पूरी चिट्ठी का सार एक लाइन में निकाले ना, तो वो था, हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये बिल्कुल साफ था कि इस हत्यारे के अंदर जस्टिस सिस्टम के खिलाफ बहुत भयानक नफरत भरी थी। वो बस ये साबित करना चाहता था कि वो कितना शातिर है और उसके आगे पुलिस कितनी बेबस है। अब यहाँ से शुरू होता है असली चूहे बिल्ली का खेल। पुलिस ने भी तुरंत अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। पहला सुराग कहाँ से मिला? 20 अक्टूबर वाली वो जो धमकी भरी कॉल थी, वो एक एसटीडी बूथ से की गई थी। जब बूथ के बाहर बैठे चौकीदार से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उस वक्त वहां सिर्फ एक ही शख्स आया था। इससे पुलिस के दिमाग में एक शुरुआती तस्वीर बनने लगी। ऊपर से चिट्ठी लिखने का अंदाज और कॉल पर बात करने के तरीके से ये भी समझ आ गया कि इस अनजान अपराधी का लहजा बिहारी है। लेकिन इस शिकारी का अहंकार आसमान छू रहा था। 25 अप्रैल 2007 एक बार फिर वही ठंडी आवाज में फोन आता है। गेट नंबर 3 पर एक और बिना सर वाली लाश छोड़ दी गई थी। इस बार रस्सियां इतनी कसकर बंधी थीं कि वहां खड़े पुलिस वाले उन्हें खोल ही नहीं पा रहे थे। तभी पता है क्या होता है? भीड़ में से एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला आदमी आगे आता है, अपनी जेब से चाकू निकालता है और पुलिस के ठीक सामने आराम से रस्सी काट देता है। इतनी पुलिस फोर्स के बीच वो शख्स कोई और नहीं, खुद वो कातिल था, और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। ये किसी थ्रिलर मूवी के सीन जैसा लगता है ना? इसके कुछ ही टाइम बाद उसी जगह एक और बिना सर वाली लाश मिलती है और एक तीसरी चिट्ठी। इस खत में तो कातिल ने हद ही कर दी। उसने लिखा कि उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसे अपने इस काम पर बड़ा गर्व था। और सबसे डरावनी बात, उसने खुद कबूल किया कि वो पिछले 7-8 सालों से लोगों को मार रहा है, और अगर वो किसी का खून नहीं करता तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। ये एक तरह से एक साइकोपैथिक सीरियल किलर का खुला ऐलान था। अब बारी थी इस जाल को समेटने की। इस पूरी जांच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब डिटेक्टिव्स ने पिछली फाइलें खंगाली और डॉट्स को कनेक्ट किया। उन्हें याद आया कि साल 1998 में भी बिल्कुल ऐसा ही एक केस सामने आया था। तब भी तिहाड़ जेल के बाहर ऐसी ही बिना सिर की लाश मिली थी। उस वक्त एक सस्पेक्ट को पकड़ा तो गया था, पर सबूत नहीं मिले, तो 3 साल बाद केस बंद करना पड़ा। लाशों को काटने का तरीका, उन्हें जेल के बाहर फेंकना, ये पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहा था। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन में एक और तेजी आती है। एक मुखबिर से खबर मिलती है कि आजाद नगर में एक शख्स है जो इस क्रिमिनल प्रोफाइल से काफी मिलता जुलता है, और वो अक्सर एक लोकल डॉक्टर के क्लिनिक पर जाता है। इंस्पेक्टर नरेंद्र पहलवान की लीडरशिप में पुलिस की एक स्पेशल टीम ने तुरंत एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस क्लिनिक पर डॉक्टर से पूछताछ कर ही रही थी कि सोचिए क्या हुआ। डॉक्टर का फोन बजता है
और फोन पर कोई और नहीं, बिल्कुल ठीक उसी वक्त वही सस्पेक्ट अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले रहा था। डॉक्टर ने बताया कि ये आदमी अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए आता है और इसका नाम चंद्रकांत झा है। डॉक्टर ने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि चंद्रकांत अपने साले को मारने की फिराक में है। जब साले को ढूंढकर पूछताछ की गई तो पता चला कि चंद्रकांत ठेले पर सब्जियां बेचने का काम करता है। बस इस छोटी सी डिटेल पर पुलिस सीधे उसके घर जा धमकी और कुछ ही घंटों में दिल्ली का सबसे खूंखार सीरियल किलर उनकी गिरफ्त में था। चंद्रकांत झा, सब्जी बेचने वाला, 5 बेटियों का पिता। लेकिन जब वो इंटेरोगेशन की कुर्सी पर बैठा तो एकदम सन्यासी की तरह शांत था। उसके चेहरे पर डर या स्ट्रेस का एक कतरा भी नहीं था। चलिए आप देखते हैं इस शिकारी का दिमाग चलता कैसे था। आखिर कोई आम इंसान इतना क्रूर बन कैसे जाता है? इसे समझने के लिए थोड़ा सोशल डेटा पर गौर करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार हर साल करीब 44,20,000 लोग रोजगार की तलाश में बिहार छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ निकलते हैं। चंद्रकांत झा भी उन्हीं लाखों मजबूर प्रवासियों में से एक था जो एक बेहतर जिंदगी का सपना लेकर दिल्ली आकर बसा था। लेकिन चंद्रकांत का ये सफर लगातार शोषण और धोखे से भरा था। बचपन से ही उसकी मां ने उसे अनदेखा किया, उसकी आवाज को हमेशा दबा दिया गया। दिल्ली आकर उसने भारी बोरे उठाने की मजदूरी शुरू की। फिर एक रात जब उसने किसी बेकसूर को बचाने के लिए एक लोकल गुंडे से पंगा लिया तो उस गुंडे ने चंद्रकांत को पीट कर अधमरा कर दिया। हॉस्पिटल के बेड पर मौत से लड़ते हुए उसने एक बात समझ ली कि आखिरी सच सिर्फ ताकत है। उसने मार्शल आर्ट सीखा ताकि कोई उसे दोबारा कमजोर न समझ सके। और फिर 1998 में जब उसे झूठे केस में जेल भेजा गया, वहां उसे नंगा किया गया, भूखा रखा गया। इन लगातार आघातों ने उसके दिमाग को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। जेल से छूटने के बाद उसके अंदर बस बदले की आग जल रही थी। और उसका सबसे पहला शिकार कौन बना? वही इंसान जिसने उसे उस झूठे केस में फंसवाया था, मंडी का यूनियन लीडर पंडित। 1998 में तिहाड़ जेल के बाहर जो लाश मिली थी ना, वो उसी पंडित की थी। और बस यहीं से शुरू हुआ उसके हत्याओं का वो खौफनाक सिलसिला। उसके बाद उसका मर्डर करने का जो पैटर्न था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो क्या करता था कि अपने आसपास के गांव से आने वाले बेचारे असहाय मजदूरों से दोस्ती करता, उन्हें अपने घर में आसरा और काम देता। लेकिन अगर उनसे जरा सी भी चूक हो जाती, जैसे छोटा सा झूठ बोल दिया या घर में नॉनवेज खा लिया, तो चंद्रकांत के अंदर का भगवान वाला अहंकार जाग जाता। एक आम सी गलती की सजा सीधे मौत। वो उन्हें बांध कर मार डालता और खुद को तसल्ली देता कि वो तो बस उन्हें उनके पापों की सजा दे रहा है। और तो और अपने खुद के पाप धोने के लिए वो उनके कटे हुए सर यमुना नदी में बहा देता था। केस तो बंद हो गया, लेकिन इसका खौफ आज भी बाकी है। इस पूरी पड़ताल का एक बहुत ही जरूरी और अनसुना पहलू है मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य। जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों का ध्यान हमेशा मिडिल या अपर क्लास पर जाता है। पर दिन रात मिट्टी में काम करने वाले इन प्रवासियों का क्या? उनके लगातार संघर्ष का क्या? चंद्रकांत का केस एक जीता जागता उदाहरण है कि जब किसी गरीब कमजोर इंसान के ट्रॉमा को समाज की तरफ से अनदेखा कर दिया जाता है तो वो कितना खौफनाक रूप ले सकता है। और यही वजह है कि डर अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है। जो लोग किसी तरह चंद्रकांत के चंगुल से बच निकले थे, जैसे भीदू जाधव और अनिल मंडल, और यहाँ तक कि उसके गांव घुसाई के आम लोग, वो आज भी डर के साए में जीते हैं। उनके जहन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या होगा अगर वो कभी पैरोल पर बाहर आ गया और उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया? तो देखा हमने, चंद्रकांत झा की ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर या सीरियल किलर का इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये हमारे सिस्टम और समाज के सबसे अनदेखे हिस्से की कड़वी सच्चाई है। अंत में ये पड़ताल एक ऐसी सोच छोड़ जाती है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इन प्रवासियों और कमजोर वर्ग के लिए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे आखिर कितने मायने रखते हैं, और क्या हमने अभी भी इससे कोई सीख ली है?